एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में आज अपना चौथा लेक्चर आरंभ हो गया है, जिसमें हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे और आगे इसी वीडियो में भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है और कई बार आप लोग देख चुके होंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। भारत, इसमें बताया जा रहा है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं, पंथनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये प्रस्तावना है। अब महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। भारत की जो नीतियां हैं उन पे किसी भी बाहरी देश का कोई भी बाह्य प्रभाव, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। यानी अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका कहे उससे जो कहना है, आपकी नीतियों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने हित को, अपने देश के हित को देखते हुए सारे फैसले लेंगे। ये है क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश ऐसा होता है। यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स जैसे कुछ संगठन हैं, तमाम हैं ऐसे, नाटो है, जहाँ पे देश आपस में समझौता कर लेते हैं कई चीज़ों को लेकर, लेकिन उससे संप्रभुता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं हो रहा है, वो जबकि समझौते से हो रहा है। तो संप्रभुता का अर्थ है कि आपके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं पड़ा है। फिर अगला शब्द है प्रस्तावना में कि समाजवादी देश हमें बनाना है। समाजवादी देश क्या होता है, जहाँ हमें समाज के प्रत्येक तबके का ख्याल रखना है, यानी अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी देखना है। ये पिछड़े जो तबके हैं, ये आर्थिक रूप से हो सकते हैं, सामाजिक रूप से हो सकते हैं, धार्मिक रूप से हो सकते हैं, अनेक प्रकार से हो सकते हैं। हमें सबको लेकर चलना है। समाजवाद भी एक साम्यवादी समाजवाद होता है, एक प्रजातांत्रिक होता है। भारत में हम समाजवाद जो फॉलो करते हैं वो साम्यवाद वाला नहीं है, प्रजातांत्रिक वाला है। साम्यवाद वाला समाजवाद क्या होता है, जो ये मानता है कि समाजवाद है उस साम्यवाद के लिए एक सीढ़ी है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो साम्यवाद है। साम्यवाद माने क्या हो गया कि क्लासलेस सोसाइटी हमने बनाई, कोई अमीर नहीं बचा, कोई गरीब नहीं बचा, किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं बची। परंतु इस सिस्टम की भी तमाम समस्याएं हैं, फिर लोग काम नहीं करना चाहते और किसी भी देश में ऐसा प्रयोग सफल नहीं रहा है। तो भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना साम्यवाद की तरफ नहीं जाती है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का आदर करते हुए समाजवाद को लाना चाहती है। उदाहरण क्या है, जैसे आयकर की हम बात करें, धनी व्यक्ति पर ज़्यादा लगता है, गरीब पे कम लगता है या तो नहीं लगता है। तो ये प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात करता है हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है, कि संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान भी करेंगे और कोशिश करेंगे कोई पीछे न छूट जाए। पंथनिरपेक्षता हम पहले पढ़ चुके हैं। पंथनिरपेक्षता यानी कि धर्म का, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है, आपकी नीतियों में धर्म से प्रभावित नहीं हो रही है वो। इसका भी हमने पढ़ रखा है पहले। दो मॉडल है, एक पाश्चात्य मॉडल है, एक भारतीय मॉडल है। पाश्चात्य मॉडल क्या कहता है कि धर्म का राज्य से लेना देना नहीं है, दूरी बना के चलनी है, बिल्कुल बैन है वहाँ पर धर्म, सरकार के कामों में, समाज में नहीं बैन है, सरकार के कामों में बैन है। भारतीय मॉडल क्या कहता है कि हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, यानी हम सभी धर्मों से बराबर सबका सम्मान करेंगे, कोई हमारा विशेष प्रिय नहीं है, कोई धर्म हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन हम सबका सम्मान करेंगे। पाश्चात्य मॉडल है जो कहीं ना कहीं निगेटिव एटीट्यूड को लेकर चलता है धर्म के प्रति, और जो भारतीय मॉडल है वो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से, एक अच्छे दृष्टिकोण से धर्म को देखते हुए चलता है और समाज के विकास में जो धर्म की भूमिका है उसको स्वीकारते हुए हम सर्वधर्म समभाव की भावना से भारत में आगे बढ़ते हैं। फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत, हम पहले पढ़ चुके हैं। लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, जहाँ पे जनता सरकार को चुनती है, वो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र होता है। और रिपब्लिक यानी गणराज्य क्या है, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं है, जितने भी पद हैं सरकार के वो सबके लिए खुले हुए हैं, समान अवसर है। यानी आप एक सिपाही से लेके भारत के राष्ट्रपति तक कुछ भी बन सकते हैं, सारे पद आपके लिए खुले हुए हैं, इसलिए गणराज्य है। विद्वानों ने फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं, जो कि प्रायः ही अच्छे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसे भारत के विद्वान हैं एन.ए. पालखीवाला, इन्होंने बोला है कि जो संविधान है उसकी प्रस्तावना उसका आई कार्ड है, यानी कि परिचय पत्र। किसी व्यक्ति के परिचय पत्र पर उसका नाम, पता, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखा रहता है, तो व्यक्ति के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आई कार्ड को देखकर। उसी तरीके से एन.ए. पालखीवाला कहते हैं कि अगर आपको संविधान के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो आप प्रस्तावना देखिए, वो उसके परिचय पत्र के समान है। ये टिप्पणी, ये तीनों महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप देख लें इसको। के.एम. मुंशी जी हैं, वो कहते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो जैसे राशिफल होता है पेपर में, अंग्रेजी में शब्द प्रयोग होता है इसके लिए हॉरोस्कोप, उसके समान है।
राशिफल क्या होता है, कई लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है, देखते हैं आज का दिन उनका कैसा जाएगा, ये हफ्ता या ये महीना कैसा बीतेगा, किसी का मंगल भारी है, शुक्र भारी है, जो भी चीज़ें हैं वो राशिफल जो होता है उसी प्रकार से के मुंशी जी कहते हैं कि जो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना है वो क्या है, हॉरोस्कोप है। एक हिसाब से आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको मान सकते हैं। अर्नेस्ट बार्कर पाश्चात्य विद्वान है और इन्होंने टिप्पणी की है जो प्रस्तावना है वो की नोट है। की नोट क्या होता है, पियानो आपने देखा होगा या कोई भी वाद्य यंत्र हो, किसी गाने की धुन में किसी स्वर को बार बार दबाया जाता है, जो उसकी महत्वपूर्ण लय होती है, महत्वपूर्ण धुन होता है, उसे की नोट कहते हैं। तो अर्नेस्ट बार्कर जी कहते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो की नोट के समान है। फिर हमारा ये जो प्रस्तावना है संविधान की, इसको लेकर दो महत्वपूर्ण केस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हम देखेंगे। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और निश्चित तौर पे आपको दोनों याद होने चाहिए। बरबरी यूनियन का केस 1960 में हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ बोली गई कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है कि नहीं है। इन्होंने बोला कि ये अंग नहीं है। बरबरी यूनियन केस 1960 में बोला गया कि ये संविधान का अंग नहीं है। हालांकि इन्होंने ये बोला कि जो प्रस्तावना है वो जो संविधान निर्माता थे हमारे, उनके मस्तिष्क की कुंजी है, यानी उनके क्या विचार थे, कैसा देश बनाना चाहते थे, ये हमको पता चलता है प्रस्तावना पढ़ के, लेकिन अंग नहीं माना उन्होंने संविधान का। उसके बाद ये शायद भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि प्रत्येक सीरियस अभ्यर्थी को इसके बारे में प्रत्येक दशा में पता ही होना चाहिए। केशवन भारती बनाम केरल 1973 का केस है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम आगे चल के कई बार पढ़ेंगे, बार बार ये आएगा। अभी यहाँ पे प्रस्तावना के संदर्भ में इसको देख रहे हैं। इसने ये बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। तो इन्होंने संविधान का अंग बताया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, और उसमें क्या परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। इन्होंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आप मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी मौलिक ढांचे को तोड़े बिना आप उसको उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसकी वजह से संशोधन हुआ भी। 42वां जो संशोधन है आपका अति महत्वपूर्ण है, 1976 में आया, और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए कि हम एक समाजवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और अंततः अखंडता शब्द नीचे उसमें जोड़ दिया गया। ये इतना महत्वपूर्ण है कि जितना कहा जाए उतना कम है। ये आपको निश्चित तौर पर याद करना है कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया, उसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये संभव क्यों हुआ? क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और बिना मौलिक ढांचे में परिवर्तन करे हुए इसमें संशोधन किया जा सकता है। अंत में 2-3 छोटी मोटी चीज़ें देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या किसी कानून को बनाने के लिए शक्ति का स्रोत हो सकती है कि प्रस्तावना में ऐसा लिखा है इसलिए कानून बना रहे हैं? तो नहीं। क्या ये जो हमारी संसद है उसकी शक्तियों पर किसी प्रकार की बाधा भी उत्पन्न करता है? तो नहीं, किसी प्रकार से रोकता नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी भारत देश के किसी नागरिक को यदि ऐसा लगता है कि प्रस्तावना में लिखी किसी चीज़ का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो क्या इसके लिए वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो नहीं जा सकता है। आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय की बात अगर करेंगे तो मौलिक अधिकार जो आपके होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं। मौलिक अधिकार आपके प्रवर्तनीय होते हैं, लेकिन आपकी प्रस्तावना जो है वो प्रवर्तनीय बिल्कुल नहीं है। अगले विषय पर आते हैं, भारत का संघ और उसका क्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अनुच्छेद 1 में याद करने वाली केवल एक चीज़ है कि इसमें भारत के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, 2 नाम प्रयोग करे गए हैं। एक तो भारत इसका नाम बताया गया है हमारे संविधान में, दूसरा हमारे देश का नाम बताया गया है इंडिया, यानी भारत भी है और इंडिया भी नाम है हमारे देश का। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये भारत को बताता है कि भारत क्या है, एक संघ है। संघ यानी जो राज्य हैं, राज्यों के विलय से वो बना है और किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है।
यानी कि कल को अगर उत्तर प्रदेश वाले चाहें या तमिलनाडु वाले चाहें कि हम लोग भारत से निकलकर स्वयं अपना एक देश बना लेंगे, तो ऐसा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। भारत और इंडिया 2 नाम दिए गए हैं और भारत एक संघ बनाया गया है राज्यों का, जिसमें जो संघ है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन संघ को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में प्रायः बहुत लोग को कन्फ्यूज़न रहती है, डाउट रहता है, क्लियर नहीं होता कि क्या कहना चाहता है ये। सीधी सी बात है, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। भारत जो है वो नए राज्य बना सकता है। नए राज्य मतलब कौन से राज्य? ऐसे राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है, यानी भारत के बाहर है। भारत के बाहर, जैसे ये अपना देश हो गया और इसके बाहर का कोई ये जैसे इलाका है, अब भारत चाहे तो इसको अपना राज्य बना सकता है, जो अभी तक भारत के क्षेत्र में नहीं आता था। तो यहाँ पे अनुच्छेद 2 की बात हो रही है। अनुच्छेद 3 जो है वो जो वर्तमान राज्य हैं भारत के, उनके बारे में बात करता है कि अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसका क्षेत्रफल बदल सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है, या फिर नए राज्य बना सकती है, पूरे तरीके से कुछ भी कर सकती है संसद। ये जो है अनुच्छेद 3 में है। यानी अनुच्छेद 2 में नए राज्य बना सकता है बाहर, जो भारत के क्षेत्र में नहीं आते हैं। अनुच्छेद 3 में जो वर्तमान में हमारे भारत के क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं राज्य, उनके बारे में बात करी गई है। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि अगर आप ऐसा कोई विधेयक लाना चाहते हैं जिससे आप किसी नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, या नाम, क्षेत्रफल, सीमा इत्यादि बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको सिफारिश करनी पड़ेगी, उस विधेयक को भेजना पड़ेगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। यानी संसद में लाने के पहले सरकार को वो राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। राष्ट्रपति उस विधेयक को भेज देंगे राज्य के पास जो प्रभावित हो रहा है। हालांकि इस राज्य की जो भी इच्छा हो, जो ये राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति इससे सहमत हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी राज्य क्या चाहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, केवल उसकी राय ले ली जाती है। तो ये अगर विधेयक आपको लाना है, नया राज्य बनाना है देश के अंदर, या किसी का नाम वगैरह बदलना है, तो सबसे पहले सरकार द्वारा विधेयक भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसे राज्य के पास भेजेंगे उसकी राय जानने के लिए। राज्य जो है अपनी राय देगा और उसकी राय को देखते हुए जैसा उचित लगेगा वो संसद द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 4 इतनी बात करता है केवल कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी राज्य बनाए जाएंगे उसके लिए आपको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन वो नहीं माना जाएगा। 368 के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? संशोधन की प्रक्रिया है और काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। तो राज्य बनाने का काम बहुत जटिल ना होने पाए, इसलिए आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 में स्पष्ट कर दिया गया कि 368 इसके ऊपर लागू नहीं होगा। फिर एक ये विषय है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, भाषाई राज्यों का विवाद जो हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो तमाम लोग चाहते थे कि जो राज्य हैं उनका गठन भाषा के आधार पर किया जाए, तो इसको लेकर मांग उठती रहती थी। तो सबसे पहले धर आयोग आया 1948 में, SK धर की अध्यक्षता में आया, और उन्होंने सिरे से नकार दिया कि भाषा के आधार पर अगर हम राज्य का गठन करेंगे तो ये देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद विरोध और बड़ा, एक बहुत उच्च स्तर की कमेटी का गठन किया गया, JVP समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जो उस समय के 3 बहुत बड़े शख्सियत थे, उनकी समिति बनाई गई। और उन्होंने भी यही निर्णय दिया कि भाषा के आधार पर, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। लेकिन विवाद बढ़ता गया और सबसे पहले जो भाषा के आधार पर हमारा राज्य बना देश में, वो कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर बनाया गया। जब तमाम जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया तो सरकार ने फिर फजल अली आयोग का गठन किया कि आप विस्तृत तौर पर अध्ययन करिए कि क्या भारत में भाषा को राज्य का आधार बनाना चाहिए। इस आयोग के सदस्यों का नाम कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो फजल अली इसके चेयरमैन थे, एक नाम तो ये हो गया। दूसरा इसमें कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू, यानी हृदयनाथ कुंजरू, नाम याद कर लीजिए। हृदयनाथ कुंजरू जो है वो इसके बहुत महत्वपूर्ण नाम है। फजल अली हो गए, हृदयनाथ कुंजरू हो गए और KM पनिक्कर हो गए।
ये नाम आप याद कर लें। और इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इन्होंने भाषा के आधार को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको एकमात्र आधार नहीं माना। तो भाषाई आधार को इन्होंने अगर कहा जाए तो मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया। इसके अलावा इन्होंने बोला कि क्या होना चाहिए, हमें थोड़ा प्रशासन भी देखना पड़ेगा, प्रशासन हमारा आसान रहे, उस आधार पर भी हम राज्यों का गठन करेंगे। इसके साथ साथ संस्कृति भी हमने देखनी पड़ेगी, केवल भाषा एक जैसी हो और वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग हो तो फिर वो बहुत उचित नहीं है। इस वजह से भाषा को मान लिया गया, लेकिन एकमात्र आधार नहीं बनाया गया। फिर जब इन्होंने ऐसा बना दिया कि भाषा के आधार पे हम बना सकते हैं बाकी चीज़ों को देखते हुए, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसने भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का इसके बाद भारत में गठन किया गया। जब राज्यों का गठन हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देश आज़ाद हुआ तो देश में उस समय 552 रियासतें थी। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में देश हमारा बटा हुआ था। सारे लोग उसमें से लगभग तैयार हो गए। 549 लोगों ने कहा कि हाँ भारत देश महान, हम भारत में जाना चाहते हैं, लेकिन 3 लोगों ने मना कर दिया। किसने किसने मना किया? कश्मीर ने और हैदराबाद ने, और किसने मना किया? जूनागढ़ में। ये तीनों नाम रट लीजिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर में फिर क्या हुई? संधि हुई भारत से विलय की। हैदराबाद में हमने क्या किया? पुलिस एक्शन किया, सेना भेज दी वहाँ पे। और जूनागढ़ में क्या हुआ? जनमत संग्रह हुआ। वहाँ की जनता ने ही कह दिया कि नवाब साहब जैसा चाह रहे हैं पाकिस्तान में जाना, वैसा नहीं होगा, हम लोग भारत से जाकर मिलेंगे। तीनों नाम और किस किस प्रकार से वो भारत में जुड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको बिल्कुल एकदम याद रखना चाहिए। पुडुचेरी के बारे में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पुडुचेरी 1954 में जो फ्रांस के लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था, उससे 1954 में पुडुचेरी आज़ाद हुआ। तो इसके बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है कि 1954 में आज़ाद हुआ। और किन लोगों से आज़ाद हुआ? फ्रांसी लोगों से। तो फ्रांस से आज़ाद 1954 में पुडुचेरी आपका हो गया। दमन दीप, गोवा, दादरा नगर हवेली, ये तीनों 1961 में भारत में वापस आए। और किससे वापस आए? पुर्तगालियों से। एक बड़ी रोचक बात क्या है कि जो पुर्तगाल के लोग थे सबसे पहले भी भारत में वही आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था, याद ही होगा आप सबको। और सबसे अंत में भी यही गए, यानी ऐसी यूरोपियन शक्ति जो सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई, वो कौन है? पुर्तगाली है। फिर ये कौन से राज्य का गठन कब हुआ? आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक दीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सामान्यतः नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस इत्यादि की, तो उसमें ये काफ़ी कॉमन है, अक्सर पूछ लेते हैं। इसमें कम से कम महत्वपूर्ण जो राज्य हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कि हिमाचल देख लीजिए थोड़ा सा, और सिक्किम बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत आज़ाद हुआ तो सिक्किम भारत का अंग उस समय पर नहीं था, सिक्किम एक अलग देश था। बाद में सिक्किम ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम भारत में ही अपना विलय चाहते हैं, और 35वां संशोधन किया गया संविधान का 1975 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। उसके बाद ये 3 एक साथ बने सन 2000 में। स्पेशली इनका ध्यान रखिए, क्योंकि इसी समय उत्तर प्रदेश का भी विभाजन हुआ और उससे उत्तराखंड नाम का राज्य बनाया गया, 27वां राज्य जो बना। और अंतिम रूप से 29वां राज्य भारत का बना तेलंगाना 2014 में। मजे की बात है कि सबसे पहले जो अलग राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर, और फिर अंतिम जो राज्य बना है भारत का, वो भी इसी को ही तोड़ के तेलंगाना 2014 में बना है। घूम के लाइफ फुल सर्किल आ गई। जम्मू कश्मीर 2019 में आपको पता है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो कि समाप्त कर दिए गए, और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। उससे क्या हुआ कि इसमें 2 संघ शासित प्रदेश बने, जिसमें एक तो आपका उसी नाम से जम्मू कश्मीर ही हो गया, और दूसरा आपका कौन सा हो गया? लद्दाख हो गया। इस प्रकार ये सब संघ शासित प्रदेश बन गए। एक पुडुचेरी के बारे में विशेष बात है, वैसे तो आपको भूगोल में पढ़नी चाहिए, लेकिन जिक्र हो गया तो मैं बता देता हूँ। पुडुचेरी जो है वो एक स्थान पे नहीं है, उसके 4 हिस्से हैं। तो यनम, पुडुचेरी, कराईकेलन और माहे। जो यनम है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, देख लें, महत्वपूर्ण है। पुडुचेरी और कराईकल नाम के जो उसके अंग हैं वो तमिलनाडु में पड़ते हैं, और माहे जो है आपका वो केरल में पड़ता है। इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त करते हैं।